दोस्तों, आज हम काशी की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं जिनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा परिचय की जरूरत नहीं है। आप हैं जनाब आली मकाम काजिम रिजवी साहब, मशहूर ज़माना अल्लामा फ़ायज़ बनारसी के आप वारिस हैं। इन्होंने देश की सेवा जिस तरह की है, पत्रकारिता की जो सेवा की है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने दोस्त बरादर मोहतरम बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवस्सुस से ही हम आली मुकाम तक पहुँचे हैं कि आप पत्रकारिता जगत में ब्लिट्ज़ जैसे अखबार के हिंदी विशेष संवाददाता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ये वो दर दौलत है जहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान से लोग आते थे आपसे मिलने। आप न्यूज़पेपर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस तरह के बेशुमार पदों को आपने सुशोभित किया। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो जिस पद पर आसीन होता है उस पद को एक सम्मान बख्शता है। आप जिस पद पर भी विराजमान हुए, आपने उस पद की गरिमा को आप बढ़ाया। हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब काजिम जी रिजवी साहब। और दूसरे मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया वसीम हैदर हाशमी साहब का। तो मैंने सुना है कि आपने अपनी जिंदगी का आगाज पत्रकारिता से ही किया। दुनिया सन 1960 में हाँ बनारस से एक आज़ाद अखबार, उर्दू डेली अखबार निकलता था। हाँ जी, निकलता था आजाद। जो जंग आज़ादी में हाँ। उसका बहुत रोल था उस अखबार का। जी। उस अखबार ने सन 1960 में मैंने नौकरी शुरू की। अच्छा, शुरुआत उस अखबार से की थी? उस अखबार से मैंने किया जी। और उस अखबार का मैं रिपोर्टर रहा और होते होते उसका एडिटर तक रहा उस अखबार का। बंद जब तक बंद नहीं हुआ तब तक मैं उससे वाबस्ता रहा। और उस अखबार की बड़ी धूम बनारस से रहती थी। उर्दू का अकेला अखबार था और काशी से प्रकाशित होता था। उसमें उससे संबंधित किसी जमाने में ये कहा जाता है कि उस अखबार के फाउंडर मिर्जा अब्बास बेग महशर थे। मिर्जा अब्बास बेग महशर बहुत बड़े शायर हुए बनारस के, दालमंडी में रहते थे। वो उसके फाउंडर वो थे जी। उसके बाद मैं लखनऊ से प्रकाशित होने वाला कौमी आवाज अखबार था जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके फाउंडर थे नेशनल हेराल्ड, उसका उर्दू एडिशन था कौमी आवाज। उससे कौमी आवाज से मैं करेस्पॉन्डेंट बनारस का बना और उससे वाबस्ता रहा। उसके बाद कानपुर से अखबार निकलता था उर्दू डेली पैगाम से मैं जुड़ा। इस तरह मैं लगातार शुरू से आखिर तक पत्रकारिता से ही जुड़ा रहा। और 1962 में जब 17 फरवरी 1962 को हिंदी गेजेट का निकलना शुरू हुआ, हिंदी गेजेट का निकलना तो एक मौजूदा था। उस वक्त बंबई से बीके कृष्णा मेनन इलेक्शन लड़ रहे थे और उनका मुकाबला था आचार्य जेबी के पुरानी से। आचार्य जेबी के पुरानी और के कृष्णा मेनन के इलेक्शन का जो दौर था, वो जिन लोगों ने देखा है वो आज को सोच भी नहीं सकते कि क्या दौर रहा। दोनों अपने टाइम के बहुत जबरदस्त बड़े नाम थे, बड़े नामी गिरामी नेता रहे हैं। और दोनों के इलेक्शन को बादियां लगी, सट्टा तक लगता था कि कौन जीतेगा। उस वक्त ब्रिट अंग्रेजी का आर.के. करंजिया साहब जो हिंदुस्तान के नामी गिरामी पत्रकार हुए हैं और खोजी पत्रकारिता का जनक कहे जाते हैं, वो आर.के. करंजिया ने उसका हिंदी एडिशन निकाला। तब जाके हिंदी गेजेट शुरू हुआ और 17 फरवरी 1962 से वो अखबार गेट चालू हुआ। उसी दिन से मैं उससे वाबस्ता रहा और बनारस का से में रहते हुए मैंने देश के उत्तर प्रदेश का पूरा काम किया और विशेष संवाददाता का रूप में मैं आखिरी जब तक गेट बंद नहीं हुआ तब तक मैं उससे जुड़ा रहा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि आपने पत्रकारिता का आगाज उर्दू से किया। जी, अपने समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1963 में बनारस उन्हों प्रधानमंत्री बर्मा के थे, उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बनारस आए हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रिपोर्टिंग मैंने किया
1963 में। जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंबई में अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ का एक अधिवेशन जो बंबई में 1963 में आयोजित हुआ, उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस अधिवेशन में एम चिरावती राव अपने जमाने के बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, एम चिरावती राव मौजूद थे, और एम वी शाने जो महाराष्ट्र के मराठी के पत्रकारिता के बहुत बड़े जनक कहे जाते हैं, वो मौजूद थे, और एस बी कोलपे जो इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उसमें मौजूद थे, और मिस्टर अधीर चंद बनर्जी जो कलकत्ता के रहने वाले थे, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार के एडिटर थे, वो उससे वाबस्ता रहे, और विजयलक्ष्मी पंडित जो राज्यपाल थी उस जमाने में महाराष्ट्र की, वो मौजूद थी। तो उस अधिवेशन को भी मैंने भाग लिया और अधिवेशन में शिरकत की और देखा नजदीक से कि अधिवेशन में पत्रकारिता के बारे में नेहरू जी के क्या विचार हैं। तो बहुत ऊंचे विचार, और उन्हीं दिनों फिल्मों की शिविर दूरबीन बनाई जा रही थी बंबई में, फिल्मों के 50 वर्ष, भारतीय फिल्म के 50 वर्ष, उसमें भी हमने शिरकत किया। और उसमें जवाहरलाल नेहरू खुद आए फिल्मों का देखने से, राज कपूर और महबूब खान, पृथ्वीराज कपूर, इन ऐसे हस्तियां जो थी उनकी फिल्मों का जो है उनकी पब्लिसिटी उसको लगाई गई थी, और नेहरू जी ने इन लोगों के साथ घूम कर प्रदर्शनी को देखा, मैं भी उनके साथ रहा, मैं भी देखता रहा। ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मैं प्रदर्शनी फिल्मों के 50 वर्ष पूरे हुए, उसमें मैंने शिरकत की। बहुत बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सोहराब मोदी, और जैसे लोगों के साथ जो है और का इंटरव्यू मैंने लिया है, और उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया। इंदिरा गांधी जब बनारस आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो नुमाया जगह मुझे मिलती थी बैठने को। बहुत बड़ा फोटोग्राफ है आपके लिए। जिस फोटोग्राफ्स का आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि इंदिरा गांधी कितना क्लोज से मानती थी। राजीव गांधी बहुत ही मात्रा में आपको मानते हो, तो इंदिरा गांधी तो वो देख चुके। राजीव गांधी बहुत मानते थे, बहुत करीब थे हमारे। हम राजीव गांधी के एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जो एहसानात उनके वो हमारे ऊपर रहे, और करीबी से उन्होंने हमको आगे बढ़ाने में मदद की। वो राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, आप नेहरू परिवार के एक मेंबर की तरह थे। जी। गांधी जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो एक किताब छपी दिल्ली से, एक किताब छपी दिल्ली से जो राजीव गांधी के ऊपर ही थी। उसमें मेरा एक आर्टिकल है, गांधी 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 नाम पे। वो आर्टिकल मेरा जो है उस किताब में छपा, जो एक दस्तावेज आज है, बहुत अच्छी, जो अमेठी से छपी थी। हाँ। अच्छा, कोई मुस्लिम रहनुमा उसमें आपसे करीब आए? ये तो जितने भी नाम है तो उस वक्त के जो मुस्लिम रहनुमा होंगे तो ब्लिट्ज के करीब, तो ब्रिटिश के करीब थे। हम शेख अब्दुल्ला, कलकत्ता में जब ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा अब्दुल बेग और कश्मीर की हस्तियों ने शिरकत किया। तो उसमें जो है उसमें हाशिम रजा अब्दी इलाहाबादी उसके प्रेसिडेंट थे। उस वक्त जो है मैंने शायर बम्बई के जो थे, शायर बम्बई के एडिटर उसमें हमारे साथ रहे, और उसमें हमने जो है शिरकत किया। उस एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला को मैंने नज़दीक से देखा, और शेख अब्दुल्ला के भाषण को मैंने जितना नज़दीकी सुना, जितनी बेबाकी से शेख अब्दुल्ला बोलते थे, इमरजेंसी का ज़माना था, लेकिन शेख अब्दुल्ला जितनी बेबाकी से बोले उतनी बेबाकी से बोलने वाला आज तक कोई लीडर देखा नहीं। मुस्लिम लीडरों, हाँ, मुस्लिम लीडरों में शेख अब्दुल्ला बेबाकी। और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई है जिसमें जो है फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है। और इस तरह से जो है आगे बढ़ता रहा, और हमेशा जो इम्पोर्टेंट हस्तियां बनारस आती थी उनमें मुलाकात सबसे होती रही। अच्छा, तो एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो कि आपको आज तक न भूला हो, एकदम याद हो आपको, ब्लिट्ज में रहते हुए कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो। अब ब्लिट्ज में सबसे एक नई घटना छोटी से बताया है, बड़ी मामूली से बात। मैं ब्लिट्ज में काम करता था, बंबई गया हुआ था, सीढ़ियों पर चल रहा था, बगल में आल के कलंजिया सब्जी खरीद के झोले में लेके आ रहे थे। अच्छा, आल के कलंजिया मैंने अदब की वजह से चाहा कि झोला में इनसे ले लूं। हाँ। मैंने कहा सर ये झोला मुझे दे दीजिए, आपका तकलीफ करें, मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। बोले नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है, मेरे घर की सब्जी है, मैं ही इसको उठाऊंगा। वाह वाह, ये बड़े आदमी की बड़ी बात से होते। और जब मैं उनसे मिलने गया, एक बार फोटोग्राफ की नौबत है, मैंने कहा कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ एक फोटोग्राफ हो जाए हमारी। जी। अब कोई फोटोग्राफ किसी के साथ है नहीं, एक फोटोग्राफ आपके साथ हो जाए। तो उन्होंने हुक्म दिया अपने वहां आदमी को कि कुर्सी हमारे बगल में लगाओ।
ये नहीं कि सामने बैठ के फोटो खिंचवाया, बल्कि कुर्सी अपने बगल में लगवाया और एक फोटो हमारे साथ खिंचवाया और कहा कि ये अच्छा, फोटो वाह, है वाह। आपको यादगारी फोटो यादगार रहेगी। मिसेस करंजिया भी बहुत हमारे नजदीक रही, बहुत काबिल औरत थी, बहुत काबिल थी। उनकी लड़की जो है रीता करंजिया सिने जरूर अखबार निकालती थी मैगजीन, वो बहुत कामयाब मैगजीन रही, सिनेमा में बहुत उसका नाम था, वो भी नजदीक में काफी रही। इस तरह ब्रिज परिवार हमको परिवार समझता था, उसने कभी नौकर नहीं समझा। ब्रिज वाले हमको हमेशा जो है बराबर का फैमिली फ्रेंड समझते थे। इसमें जो बात छलक कर आती है जी। या जो बात जिसको कहते हैं प्रतिबिंबित होती है जी। वो ये है कि आप दिलों में जगह बनाने का हुनर जानते थे जी। इसलिए गांधी परिवार से भी आप जुड़ गए, जी। करंजिया परिवार से भी आप जुड़ गए। जी जी। तो आप की जो उस जमाने में हम थोड़ा सा अलग हटकर आपसे बात करना चाहते जी हैं जी जी। कि आज की पत्रकारिता उस वक्त की पत्रकारिता में नुमाया फर्क, जो बहुत बड़ा फर्क जो है, आप क्या महसूस करते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। हमारे समय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और चीफ मिनिस्टर आता था तो चीफ मिनिस्टर के बगल में कुर्सी लगाई जाती थी पत्रकारों को बैठने के लिए। हमारे समय में 10-12 पत्रकार हुआ करते थे और बहुत इज्जत थी। पत्रकारिता के पेशे में अगर कोई गया है तो कलेक्टर कमिश्नर से ज्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती थी और बहुत इज्जत थी पत्रकारों की। इसी वजह से हमने इज्जत देख के मैं पत्रकारिता में आया कि इज्जत पत्रकारों की बहुत ज्यादा थी और वो चाटुकार नहीं थे, पत्रकार थे जो देखते थे आंखों से वो लिखते थे और उन्हीं में जो है बहुत लिखने की कोशिश किया। और यही वजह रही कि पत्रकारिता का स्तर जो है आज जो गिरा है, आज पत्रकारों की वो इज्जत नहीं है जो हमारे सामने इज्जत थी, बहुत आला दर्जे की इज्जत। आप जैसे पत्रकार भी तो अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है। पत्रकार अनेक कमेटियां बनती थी। हमारे बहुत नजदीक वीर बहादुर सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। हमारे बहुत नजदीक रहे, हमको बाहर तक छोड़ने आते थे। उनका बड़प्पन था कि वो हमको बाहर तक छोड़ने आते थे। आप समझे पत्रकारिता की ये इज्जत थी कि चीफ मिनिस्टर बाहर तक छोड़ने आए। और नारायण दत्त तिवारी, पंडित कंबावती त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सब लोग बहुत इज्जत करते थे हमारी और बहुत सम्मान की नजर से जो उनके पास जाए मिलने कोई बात पूछे तो अपना दिखाते हुए बताते थे और उसी हमको रास्ता दिखाते थे कि आप इस रास्ते ऐसे कीजिए। और कमेटियों का जो बेशुमार कमेटियां बनती, वही मैं कमेटी जानना चाह रहा हूँ कि किस किस कमेटी में आप किस किस पद पर रहे, जो याद हो बता दो। 1995 में भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हुआ। उसके चेयरमैन जस्टिस सरकारिया, जो सरकारिया आयोग बना था, जो सरकारिया साहब उसके आयोग के अध्यक्ष थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। उनके साथ हमको नॉमिनेट किया गया और प्रेस काउंसिल में रह करके मैंने एक रिजवी समिति बनी। हमें प्रेस काउंसिल ने इतना सम्मान दिया कि अखबारों की जांच के लिए रिजवी समिति में नहीं, हमारे नाम से उसका नाम ही है रिजवी समिति। रिजवी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट जो है उर्दू अखबारों के संबंध में सबमिट किया और कुरेबर ऑफ न्यूज़पेपर क्यों बंद हुए इस पर गौर करने के लिए जो कमेटी बनी उसका मैं चेयरमैन था। और उस कमेटी की रिपोर्ट रिजवी कमेटी के नाम से आज भी आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी रिजवी कमेटी। एक ये समझिए कि ये रुतबा था पत्रकारिता का कि रिजवी के नाम पे कमेटी बनी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया। फिर जस्टिस सावंत, हमारे जस्टिस सावंत आए, वो उसके अध्यक्ष हुए और 5 साल रहे, मेंबर रहे। और तहाँ पर जब मुश्किल प्रेस काउंसिल में आती थी, कोई मुश्किल काम पे प्रेस काउंसिल में आ जाए कहीं पर, तो वहां मुझे भेजा जाता था। और इस तरह प्रेस काउंसिल में रहकर मैंने पूरे इंडिया का एक तरह से टूर किया। एक सवाल हम जी कि आज से हम मिलाते हैं जी, स्याही और सफेदी एक दूसरे को प्रतिबिंबित करता है जी। स्याही के सामने सफेदी ज्यादा सफेद लगता है जी, और सफेदी के सामने एक छोटा सा धब्बा भी ज्यादा काला लगता है। जी। तो पत्रकारिता में जो ह्रास चला रहा है, तो हमको तो लगता है कि अभी इसकी कोई नीचे जाने की कोई अभी सीमा नजर नहीं आ रही है। लेकिन उस वक्त जो पत्रकारिता की आप जो बात कर रहे हैं, जिसमें पत्रकारों का एक सम्मान था, जी, जिसमें पत्रकारों से एक खौफ भी था, हाँ, बहुत सम्मान खौफ था सत्ता को जी। इसलिए कि उस वक्त के पत्रकार सत्ता से सवाल कर सकते थे और सत्ता खौफजदा रहती थी अपने कामों से कि कहीं हम ऐसा करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आज सत्ता का
खौफ नहीं बल्कि सत्ता का समर्थन होता है पत्रकारों को। और ये गोदी मीडिया शब्द का इजाद इस वक्त हुआ। उस वक्त तो कोई गोदी मीडिया था हमारे समय में पत्रकारिता का स्तर बहुत ऊंचा था और सबसे खास बात ये होती थी कि अखबार में अगर 2 लाइन किसी के खिलाफ छप गई जी जी या कोई कलम छप गया तो उस पर कार्रवाई सरकार होती थी फौरन। इसलिए लोग डरते थे छपने से भी और कोशिश करते थे कि हमारे खिलाफ कोई चीज छपे नहीं। ब्रिज अखबार को पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि लोगों का विश्वास था ब्रिज पर, विश्वास था कि ये सत्य बोलता है, ये खोज ही करके सच्चाई ईमानदारी से लिखता है, ये बेईमानी नहीं करता। तो हमारे समय में दूर दराज से गांव से जो खबरें कहीं नहीं छपती थी लोग उसको ब्रिज में छपने भेजते थे कि आप इसको देखिए। उसको जब खबर वहां पहुंचे तो बंबई से वो कागज फिर संवाददाता को भेजा जाता था चिट्ठी के साथ, फिर इसकी जांच कीजिए इसमें कितनी सच्चाई है। तो बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो लोगों के आंख से ओझल होनी थी वो ओझल नहीं होती थी, छप जाती थी। और पत्रकारिता का स्तर तो बहुत ही ऊंचा था। और पत्रकारों के सम्मान और इज्जत की बात आप पूछते हैं तो सम्मान और इज्जत तो इतनी ज्यादा थी कि एक मिनिस्टर, एक हमारे समय में एक एमपी जो है, एक एमपी कि मोटर पर नहीं चलता था, एक एमपी पैदल करता था और इन्होंने पैदल करता था। और इन्होंने एमपी जो है वो पत्रकारिता को बहुत बड़ी चीज समझते थे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पत्रकार को रहता है तो उसके घर जाते थे मिलने, मुलाकात करने कि उससे हमारे ऊपर ध्यान रखिएगा, आप कृपा रखिएगा हमारे ऊपर। आज उल्टा हो गया है, आज पत्रकार नेता की यहाँ खुशामद कर रहे हैं और जो पत्रकारिता आज की है वो बहुत ही दयनीय पत्रकारिता। अफसोस होता है आज की पत्रकारिता देख के। और पत्रकार जितना बिकेंगे ये हमको उम्मीद नहीं थी कि पत्रकारिता में ऐसा भी हो सकता है, कभी दिन ऐसा आएगा। आपको सदमा लगता है? बहुत सदमा लगता है, बहुत अफसोस होता है। मैं कहीं जाता नहीं, घर से निकलता नहीं, 80 साल की उम्र हो गई है, घर ही पर ज्यादा रहता हूँ और दुनियादारी पत्रकारिता को देख के अखबार पढ़ता हूँ तो अखबार पढ़ने के बाद दुख होता है कि हमारे समय में अखबार में क्या चीजें छपती थी और आज क्या छपती है। ये पोजीशन है। माने अखबार में खबरों को कैसे लगाया जाए जी, बड़े से बड़े खबर अगर किसी सत्ता के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, जैसे बलात्कार का मामला हो, मर्डर का मामला हो, तो अखबार वो आज का अखबार छापता है लेकिन ऐसी जगह छापता है जहां किसी की निगाह नहीं जाएगी। पहले फ्रंट पेज पर वो छप जाता था और आपने कहा ना इसलिए खौफजदा भी रहते थे कि आज मैं कर रहा हूं सुबह के अखबार में वो फ्रंट पेज न्यूज। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखबार की भूमिका उस जमाने में, हम लोग के जमाने में दंगे बहुत होते थे तो अखबार की भूमिका दंगे के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी रिपोर्टिंग की। अगर हम शालीनता रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो दंगा भड़क जाएगा। तो दंगे की रोकथाम के लिए हम लोगों ने कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल किया, जाति का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे समय में नहीं होता था। हमारे समय में ये होता था कि वो आप जात सूचक मत छापिए बल्कि आप जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का हम लोग जो है उदाहरण दे देते थे और कोशिश करते थे कि दंगा न भड़कने पाए, अखबार दंगे को रोके और ऐसी भयानक खबरें न छपे जिससे कि दंगा भड़क जाए और देश जो है मुसीबत में। देश की मदद करने में अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी, आज तो मामला ये है कि पत्रकार दंगा भड़काने में नंबर 1 पर है। तो जो आपने बताया ऐसे आते हैं उनके न्यूज इस तरह भड़का हुआ आते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी है या नहीं भी है तो वो जानबूझ के कोई ऐसा नाम डाल देते हैं जिससे बवाल होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाद में तहकीक में होता है कि वो मुसलमान नहीं था। मैं देख रहा हूँ, इसी मैंने आपको अर्ज किया नहीं है, लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो तूल पकड़ाने के लिए वो नाम जानबूझकर शामिल किया। एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि उर्दू पत्रकारिता हमेशा बकरी के तीसरे बच्चे की तरह रही कि वो दुबली पतली, उसे दूध बहुत कम मिलता था, वो मृत की अवस्था में। तो उस जमाने में उर्दू पत्रकारिता की क्या स्थिति थी? हमारे जमाने में सबसे बड़ी खूबी थी कि उर्दू और समाचार पत्रों के रीडर थे वो पढ़ने वाले थे ज्यादा। उर्दू लैंग्वेज किसी को लगाव था लोगों को। उर्दू लैंग्वेज के हिंदू मुसलमान सब लोग पढ़ते थे, उर्दू के जानकार बहुत। और हिंदू ज्यादा कायस्थ समाज के लोग जो थे उर्दू के सरदार लोग
उर्दू को ज्यादा पढ़ते थे, उर्दू के ज्यादा अखबार निकलते थे। हमारे समय में नंबर 1 पर RNI के रिपोर्ट में नंबर 1 पर उर्दू अखबार होता था, नंबर 1 पर। आज उर्दू अखबार किसी पोजीशन पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि पढ़ने वाले रीडर घट गए और पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले लोग नहीं है। और उर्दू पत्रकारिता के पास गुर्बत है, गरीबी है, उनके पास पैसे की कमी है, उसको चलाने वाले लोग जो है पूंजीपति नहीं है। अब उर्दू पत्रकारिता जो है वो धंधा बन गया है। उर्दू पत्रकारिता धंधा नहीं बनी अभी तक। उर्दू पत्रकारिता 5 कॉपी छपती है, लेकिन खबरें एकदम नीट एंड क्लीन छपती है। अभी भी उर्दू लोगों को भरोसा है कि खबर जो है सही देते हैं, पढ़ने वाले रीडर नहीं रहे, रीडर खत्म हो गए। ये बहुत बड़ी दिक्कत आज के युग में उर्दू अखबार के साथ जो दिक्कत है वो महज यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उर्दू रीडर पढ़ने वाले उर्दू के कम हो गए हैं। उर्दू नोएंगे की तादाद घट रही है। उर्दू आप नई नस्ल में देखें जी, तो वो रोमन इंग्लिश में उर्दू बातें लिखता है या फिर वो हिंदी में लिखता है। तो इस पर बहुत सरकार को गंभीरता से सोचना। आप ज्ञानी जहीर सिंह से मिले हैं कभी उस जमाने? ऑल इंडिया बहादुर शाह जफर एकेडमी का फाउंडर हूँ और ऑल इंडिया बहादुर शाह जफर एकेडमी में डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलपति त्रिपाठी, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और सत्यनारायण सिन्हा जैसे लोग इससे जुड़े थे। और उस एकेडमी का मैं जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था और आज तक हूँ जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी। आज भी आप जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज उसको 50 साल हो गए एकेडमी को बने हुए, लेकिन मैं ही उसका सेक्रेटरी हूँ। और एकेडमी में मैं विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाया करता था, उनकी राष्ट्रीय एकता पर भाषण कराता था। और राष्ट्रीय एकता में मैंने जिंदगी में पूरा जीवन राष्ट्रीय एकता को समर्पित किया। और राष्ट्रीय एकता के लिए मशहूर थे काजल बिजली, राष्ट्रीय एकता के एक्सपर्ट है। और ज्ञानी जहीर सिंह को जब राष्ट्रपति हुए तो सबसे नई बात यह है कि लोगों ने बनारस में जब आने का उनका प्रोग्राम बना तो बहुत से लोगों ने उनको बुलाया। और तो ये हुआ कि डीएम ने कहा कि जो राष्ट्रपति को बुला रहा है वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद राष्ट्रपति को इनवाइट करे तो राष्ट्रपति जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था कि ज्ञानी जहीर सिंह ने कहा कि रिजवी साहब के आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहादुर शाह जफर एकेडमी में चलूंगा और शिरकत करूंगा और मैं भाषण दूंगा। मैं नहीं गया। डीएम ने सबको बुलाया, लोग जिसने बुलाया था सब लोग गए और जाकर उनका निमंत्रण दिया। और मेरा ज्ञानी जहीर सिंह मेरे एक चिट्ठी पर उन्होंने हमको आने से मना कर दिया और खुद ज्ञानी जहीर सिंह आए। और उसके बाद उन्होंने 45 मिनट का प्रोग्राम था, 1 घंटा 55 मिनट बैठ गए और उनको इतना अच्छा लगा हमारे एकेडमी में। उन्होंने हमसे कहा रिजवी साहब आप कार्यक्रम को चलने दीजिए, उस पर बहुत लोग थे। प्रेम संजीव कदर, नवाब वाजी रवि शाह के पोते हमारे बहुत गहरे दोस्तों में थे। बहादुर शाह एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे और ज्ञानी जहीर सिंह के बहुत ताल्लुकात रहे। प्रेम संजीव कदर ने बहुत काम किया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। प्रेम संजीव कदर का योगदान कोई भूला नहीं जा सकता। वो हमारे बहुत करीबी ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे वो। आज ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं हूँ आज। और हमारे समय सेक्रेटरियाट डिग्री कॉलेज बना तो यहाँ जो है लोकपति त्रिपाठी के बाद उसका हमको मैनेजर हमको बनाया गया। अच्छा, आपको बनाया गया? हमको बनाया गया। इस तरह संस्थाओं की बात आप पूछ रहे थे तो संस्थाओं में तो लोग हमको ऑटोमेटिक जो है मिलने के शौक, हर संस्था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो संस्था चाहते थे कि सब चाहते थे कि हम उनकी संस्था में जुड़े और रहें और उसके साथ में काम करता था। वैसे मैंने काम भी वैसे ही किया। ये आपकी क्रेडिट है। आपका जो काम आपने जो वर्क किया तो वो शीशे की तरह पारदर्शी था जी और सूरज की तरह रोशन जी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको ना कोई हिंदू समझता था, न मुसलमान समझता था, न किसी कम्युनिटी। पत्रकारिता का कोई मजहब ही नहीं था उस जमाने में, है कोई मजहब नहीं था। जो देख रहे हैं कि पत्रकारिता में भी अब जो है हिंदू मुसलमान का मामला बन रहा है, जरूर बन गया है। और अब उर्दू पत्रकारिता में जाइए तो मुसलमान स्टाफ मिलेंगे और हिंदी वाले पत्रकारिता में जाइए तो इक्का दुक्का अगर वो मुसलमान मिले तो वो अनअवॉइडेबल मुसलमान मिले, ऐसा मुसलमान जो अनअवॉइडेबल, इसलिए वो जगह पुर किया। अब बात पोजीशन ये है कि उर्दू पत्रकारिता का पोजीशन ये है कि उर्दू पत्र जो अखबार छप रहे हैं उसके निकालने वाले बहुत गुर्बत ज़दा लोग हैं, उनके पास पूंजी नहीं है।
वो उसको निकाल में किसी सूरत से जबान को जिंदा रखे हुए हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि उर्दू अखबारों को, एक गुजराल कमेटी बनी थी, गुजराल कमेटी, गुजराल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके नाम पे इंदिरा गांधी ने कमेटी बनाई थी, वो जांच करे अखबारों की उर्दू को कैसे बढ़ावा दिया जाए। गुजराल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि इनकी जब तक आर्थिक मदद नहीं होगी उर्दू अखबारों की, मैंने आर्थिक मदद मैंने विज्ञापन के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में इनकी ज्यादातर मदद नहीं होगी, तब तक उर्दू अखबार आगे बढ़ नहीं सकते। और आज भी हम यही कहेंगे कि जब तक उर्दू अखबारों को सरकार विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा संख्या में देगी तभी अखबार उठ पाएंगे। अब पोजीशन ये कि बंद होते चले जा रहे हैं। विविध बंद हो गया, उर्दू, विविध अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तीनों जबान में निकलता था। 1963 में विविध निकला उर्दू का क्रिश्चियन मेनन के इलेक्शन के बाद हिंदी विविध निकला 62 में, और 63 में उर्दू विविध निकल गया। उर्दू विविध से लोगों को बहुत विश्वास था, क्योंकि उर्दू विविध बड़ी साफ सुथरी सहाफत करता था और बहुत अच्छे ढंग से लिखता था। और आप उर्दू विलेज में भी रहे? हम उर्दू विलेज में लिखते थे, हमारी खबरें उर्दू हिंदी दोनों में छपती थी, और अच्छी खबर रहे तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होती थी। तो हमारा विविध अखबार से एक घर था, हमारा विविध घर था। और नंद किशोर नौटियाल जिसके हिंदी के संपादक थे, वो पहाड़ी आदमी हैं, उन्होंने बहुत काम किया उसके लिए। मुनीर सक्सेना जो अपने जमाने के बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, वो हिंदी विलेज के फाउंडर एडिटर थे, हिंदी विलेज के। तो उर्दू विलेज पर मुझे अपनी एक बात याद आ गई कि जब मैं बीए में उर्दू ऑनर्स में टॉप किया था, भागलपुर यूनिवर्सिटी कॉलमी न्यूज छपा हुआ है, तो मामूली सी बात को भी अहमियत देती है। मेरे टॉप होने की खबर उसमें छपना मामूली बात नहीं है। विलेज में खबर छपने के माने लोग नजीर समझते थे, और अधिकारी तो ऐसे कहते थे कि विलेज में खबर छप जाए तो उसके बाद फोन हम लोग के पास आता था कि साहब ये खबर आपने छापी है, ये खबर विलेज में छप गई है, आप हमसे आकर हमारा स्पेसिफिकेशन भी ले लीजिए, कुछ हमारी बातें भी सुन लीजिए, और हमारी बातें भी कुछ सुन लीजिए, तब आपके सब हमारी व्यूज को आप अगर छापेंगे। तो इतना सब कुछ था, इतनी ऊंचाई पर था ब्लिट्ज, और आप खुद बता रहे हैं जी। तो ये किस सन में बंद हुआ ब्लिट्ज? ये बंद हुआ है 98 में। वजह भी 98 में। और इतना बड़ा पेपर कैसे बंद हो गया? बंद होने की वजह ये थी कि उर्दू विलेज के सर्कुलेशन घटा, हिंदी विलेज का सर्कुलेशन घटा, सर्कुलेशन घट गया। उसके चलाने वाले करंजिया खुद थे, जो 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। और के करंजिया की जिंदगी में डेथ हो गई, तो अखबार को फिर चलाने के लायक कोई आदमी बचा नहीं। उनके एक दामाद थे कार्ल मेहता उनके दामाद थे, लड़की के कोई लड़का नहीं था, उनके एक लड़की थी, उसके हस्बैंड का नाम था कार्ल मेहता। उन्होंने जो अपने जीवन में उसको चलाने की कोशिश किया, जब तक चला सके चलाया, जब देखा कि चलने काबिल नहीं है तो विलेज बंद हो गया। और अच्छा, तो त्याग की जरूरत, करंजिया साहब की मौत की वजह से कभी कभी अदारे जो है वो हेड ऑफ जो अदारे की मौत के बाद वो अपने आप, वो करंजिया साहब चलाते थे, करंजिया साहब की मौत से बंद हो गया वो मिट्टी की दीवार की तरह। जी। एक बात हम जो बहुत तल्ख भी है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपकी बात बहुत साफगोई से आप बात करते हैं। जी। देखिए अभी जो है व्यवसाय जो हुआ है अब जैसे शिक्षा, तो शिक्षा भी एक व्यवसाय हो गया। जी हाँ। अब शिक्षा जो है वो देना जो है सरकार का धर्म नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा में व्यवसायकरण हो गया। अब नतीजा है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अब बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, मोटी रकम देते हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य में भी हुआ है कि बड़े बड़े लोग जो आए और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और स्वास्थ्य सेवा में लूट मचा दिया। व्यवसायीकरण हुआ है आपकी पत्रकारिता में भी। अब जो उसके मालिक जो है वो ताजिर हैं, वो त्यागी नहीं है, वो ताजिर है। पहले पत्रकार जो है जो निकालता था वो भी ये सोचता था कि इसको हमको जीवित रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो है मानसिक व्यवसायी मानसिकता के लोग अखबारों के मालिक हैं, और वो मालिक अपने व्यवसाय पर ध्यान रखता है, पत्रकारिता के शुद्धिकरण पर, पत्रकारिता के उत्थान पर ध्यान नहीं रखता, और न अपने स्टाफ को वो आज़ादी देता है कि ये न्यूज़ अगर उसके हित में नहीं है, सरकार ने कहा कि नहीं छपना है, तो मालिक कहता है नहीं छपना है। तो पत्रकार जो है निराश भी हुए।
अब पत्रकारिता में मालिकों का दखल आ गया है। जी। और आपको बताएं कि उर्दू अखबार का यहाँ तक सवाल है, जी। 2 अखबार ऐसे हैं, इनकलाब जी। बंबई से निकलता है, उसका जागरण प्रकाशन में जो है जी। वो उसको छापता है, जी। मैंने वो नॉन मुस्लिम के हाथ में है। जी। और एक निकलता है राष्ट्रीय सहारा, जी। वो भी जो है जयव्रत राय निकालते हैं, वो भी नॉन मुस्लिम है। जी। तो यानी उर्दू अखबार 2 इंडिया के टॉप अखबार जो है वो नॉन मुस्लिम निकाल रहे हैं। जी। और आज़ाद हिंद जो है वो अहमद सईद मलियावादी कलकत्ते से निकाल रहे हैं आज़ाद हिंद। जी। आज़ाद हिंद कलकत्ते का एक बड़ा अखबार है उर्दू का, वही एक ऐसा अखबार है जो इस वक्त कम से कम कलकत्ते में अपने बूते पर खड़ा है। जी। और अब उसमें अखबार बंद होने को बचाया अपने को, जी। ये हमने देखा। और आज़ाद हिंद का एडिटोरियल वगैरह जो है बहुत साफ सुथरे हैं, और अखबार जो एकदम आज़ादाना निकल रहा है। अखबार जो है कोई मुदाखलत नहीं है उनके ऊपर अखबार पर। जी। तो हमको एक बहुत फिर तर्क बात में मैं कर रहा हूँ, जो कि सच जो है वो कड़वी होती है। जी। तो अगर हम कड़वी होने की वजह से सच को नहीं बोलेंगे जी। तो सच को दबाना भी है, सच को छुपाना भी है। जी। जी। देखिए, जैसे कि आज जो व्यवसायीकरण हुआ है, तो जितने भी स्लटर हाउस बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके मालिक मुसलमान नहीं हैं। जी। जी। इसी तरह अभी आपने जो गुफ्तगू की जी। कि अब ये जो उर्दू पेपर निकल रहे हैं, जी। इसके मालिक उर्दू के रखवाले नहीं हैं, जी। बल्कि इसके मालिक व्यवसायी हैं। जी। जी। और वो उर्दू में भी अपनी बात उर्दू आवाम तक पहुंचाने की नीयत से उर्दू में काम कर रहे हैं। जी। जी। ताकि हम माइनॉरिटी को न्यूज को जी। ट्विस्ट करके डालें। जी। 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 और उनकी बात को हम सरकार के साथ इस तरह पेश करें कि जी। सरकार फायदे में रहे। जी। जी। और माइनॉरिटी से उनको कोई लेना देना नहीं। जी। जी। तो ये व्यवसायीकरण का जी। एक बड़ा क्रूप चेहरा है। जी। जी। इस पर आप 1-2 लाइन बताइए। उर्दू सवाल उर्दू का नहीं है, सवाल पत्रकारिता का है। जी। पत्रकारिता जो आई, जो जिस तरह से पत्रकारिता ने अपना अब जो इससे दिखाया, जब चैनल्स हैं, जी। अब चैनल्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। जी। वो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं और वाबस्ता किसी से हैं। खबरें एक तरफी खबरें देते हैं, 2 तरफी खबरें नहीं आती। और रीडर्स जो है वो चाहता है अपोजिशन की खबरें भी कुछ पढ़ें। जी। तो अखबारों में अपोजिशन की खबरें कुछ कम आती हैं। जी। तो और रूलिंग पार्टी की खबरें ज्यादा रहती हैं। तो रीडर्स को इससे भी निराश है। अखबारों के बंद होने की वजह ये भी है कि रीडर्स जो न्यूज चाहते जी। हैं वो रीडर्स को नहीं मिल रही है। जी। रीडर्स हमेशा अपोजिट न्यूज चाहता है जी। कि हमको अपोजिट न्यूज मिले। अपोजिट न्यूज अब कहीं छप नहीं रही है, जी। अब पॉजिटिव न्यूज आ रही है। जी। तो पॉजिटिव न्यूज आने की वजह से ये विरक्ति हो गई। वो ऑटोमेटिक जो है जो पढ़ने वाले हैं रीडर, हाँ। वो घट रहे हैं और विरक्ति हो गई। हाँ, और घटते जाएंगे ऐसे ही आगे। मैं क्या पढ़ूं, जी इसमें तो जी हाँ सरकार जी के जी तो जी न्यूज़ है। जी जी है जी। ना। आपकी उम्र और आपने जिस तंतने से जिस अंदाज में बात की, नाकाबिल यकीन, जी नाकाबिल यकीन जी। कि आपकी याददाश्त भी माशाल्लाह बहुत दुरुस्त है। जी। और आपकी आवाज तो हैरत में डालने वाली है। जी। कि ये नौजवानों के पास भी इतनी दमखम वाली आवाज नहीं। जी जी आखिरी जी जी बात हम आपसे कहना चाहते जी, हैं जी, जी। कि आज के पत्रकारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पत्रकारिता के सिलसिले में? को हमें एक नसीहत, हमारी सलाह ये है कि पत्रकार अब तो डीजे एमजे हो गया है। जी। हमारे समय में पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं होती थी। जी। पत्रकार जितना दिखता था जी। उतना बड़ा पत्रकार होता था। जी। और साइट पर जाता था। जी। हमको सलाह देंगे कि पत्रकार जब कोई हादसा हो, कोई घटना घटे तो वहां पहुंचे और टेबल रिपोर्टिंग से बचें। जी। टेबल रिपोर्टिंग बहुत खतरनाक है। टेबल पर बैठे बैठे रिपोर्टिंग जो आदमी करता है वो पत्रकारिता कभी अच्छी चीज नहीं है। पत्रकारिता टेबल रिपोर्टिंग से दूर होकर के सच्चाई जानने के लिए साइट पर जाए आदमी। पत्रकारों को अब सबसे बड़ा संदेश से देना चाहते हैं कि साइट पर पत्रकार जाए और अपनी आंखों से देखे। जैसे कबीर दास से कहा अखियन देखी, तो आंखों से पत्रकार जो देखे वो लिखे। ब्रिट ने यही काम हमेशा किया कि आंखन देखी लिखी। और उनके मालिकों को क्या पैगाम देंगे? और उनके मालिकों को भी पैगाम देना कि मालिक जो है जहां तक वो दखलंदाजी न करें तो बेहतर है। जी। पत्रकारिता में उनकी दखलंदाजी न हो तो ज्यादा बेहतर है। जी। हम आपसे एक वादा लेकर उठना चाहते हैं जी। कि फिर हमको आप मौका देंगे और जब बनारस आए तो आप अपना दर्शन दीजिए हमको जी। और बहुत खुशी